हाय देयर, मैं इस नई वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। तो गाइस, इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था एस्ट्रोनॉमी। आज हम पढ़ेंगे क्या, इंग्लिश की हमारी 5th क्लास है, 5वीं। इसके पहले की 4 क्लास जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप हमारे चैनल पर विजिट करके जाकर उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो देखिए आज हम क्या करेंगे, ये जो इस पर टॉपिक लिखे गए हैं उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको हम बताएंगे। यानी कि इंग्लिश में कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो आपको कंफ्यूज कर सकती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते रहते हैं कि इंग्लिश इस प्रकार से, इसमें बहुत सारे डिफरेंट आते रहते हैं, अलगाव आते रहते हैं, बहुत प्रकार के इसमें बाधाएं आती रहती हैं, तो वो गलत हो जाती है, इंग्लिश लैंग्वेज को गलत कर देते हैं। लेकिन वो कुछ चीज़ें जो है हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे जो सही होती हैं लेकिन लोगों के संज्ञान में नहीं आती, और वो चीज़ें हम आपको यहाँ पर बताएंगे। देखिए, जैसे पहले लिखा है वाई वी एड यस और यस इन द पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जब वर्ब जो होता है उसमें आप यस या यस क्यों लगाते हैं, पहला ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन का आंसर देखिए कि क्यों लगाते हैं। वाई आई सिंगुलर इन द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई सिंगुलर क्यों काउंट किया जाता है। वाई वी डोंट मेक पैसिव वॉइस ऑफ परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस। परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस का पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनता है, ये भी बताएंगे आपको। वाई आर स्पेलिंग सो डिफरेंट एंड साइलेंट। स्पेलिंग जो होते हैं, जो आप पढ़ते रहते हैं, जो भी मीनिंग होते हैं वोकैबुलरी में, आप लोग उसमें स्पेलिंग जो देखा है, स्पेलिंग बहुत सारे डिफरेंट होते हैं, अलग होते हैं, और बहुत जगह पर वो कुछ स्पेलिंग्स साइलेंट क्यों हो जाते हैं, इसके बारे में आपको भी यहाँ बताया जाएगा। इसके बाद पांचवा यहाँ पर वाई कांट वी यूज आर्टिकल्स बिफोर नेम्स। नाम के आगे हम आर्टिकल का उपयोग क्यों नहीं कर सकते हैं, उसके बारे में आपको यहाँ पर बताया जाएगा। और वाई सम स्ट्रक्चर्स सो स्ट्रेंज। इंग्लिश में कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं वो इतने ज़्यादा स्ट्रेंज, इतने ज़्यादा विचित्र, अजीब क्यों लगते हैं, उन सारी चीज़ों को आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो वीडियो तक एंड तक बने रहना, ठीक है, वीडियो में। तो चलिए पहला वाला टॉपिक यहाँ पर हम आपको बताते हैं। यहाँ पर इसको रब कर देते हैं, आप इसको क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आप इसको याद रखे रहिए। सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये पहला वाला प्रेजेंट। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आपने देखा होगा कि जब भी आप बनाते हैं टेंसेस में जो सिंगुलर होता है, सिंगुलर के साथ आप यस वर्ब में यस या यस लगाते हैं। जैसे लिखा रहता है ही प्लेज, वो खेलता है, तो यस या यस आखिरकार क्यों लगता है ये जानिए। अब देखिए, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि कोई भी नाउन या प्रोनाउन जो होता है वो अपने मेन फॉर्म में जो होता है उसको सिंगुलर काउंट किया जाता है। वो प्लूरल, अगर कहीं कहीं पर प्लूरल भी हो सकता है, लेकिन सिंगुलर काउंट किया जाता है मैक्सिमम केसेस में। जैसे मान लीजिए कोई लिखा है बनाना, तो बनाना एक नाउन है, और नाउन क्या है, अपनी मेन फॉर्म में क्या है, सिंगुलर है। इसका प्लूरल भी बनाया जा सकता है, लेकिन मेन फॉर्म जो इसका आपको दिखाई पड़ रहा है वो सिंगुलर है। उसी प्रकार से प्रोनाउन जो है यहाँ पर सिंगुलर है, कुछ प्रोनाउन जो होते हैं प्लूरल होते हैं। लेकिन आप ये चीज़ ये जानिए कि वर्ब जो होते हैं, वर्ब फैक्ट्स हैं ये सारे, वर्ब जो होते हैं वो हमेशा अपने मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल काउंट किए जाते हैं, वो हमेशा बहुवचन होते हैं। तो देखिए, अब चूंकि हमारा जो ये सिंगुलर रहेगा अगर नाउन या प्रोनाउन, तो हमें सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही यूज करना पड़ेगा। तो वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाया जाता है, जबकि नाउन को प्लूरल बनाने के लिए, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो चूंकि यहाँ पर हमारा ये जो ही है वो एक प्रोनाउन है, प्रोनाउन के साथ साथ ये एक सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हमें सिंगुलर वर्ब लाना पड़ेगा। अगर हम प्ले लिखेंगे तो प्ले हमारा प्लूरल है, चूंकि वर्ब अपने मेन फॉर्म में हमेशा प्लूरल होते हैं, इसलिए यहाँ पर यस या यस का प्रयोग किया जाएगा। यस कहाँ पर किया जाता है, यस, ये सारी चीज़ें आपको पता ही होगी। तो प्ले में यहाँ पर यस लगेगा तो प्लेज हो जाएगा। तो चूंकि यहाँ पर हमारा भी ये सिंगुलर है, तो इसके साथ ये भी सिंगुलर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, उसी प्रकार से क्या होता है, जैसे लिखा रहता है काउज, अब यहाँ पर हो गए गाय, अब काउज गिव मिल्क हो जाएगा, यहाँ पर गिव मिल्क, गाय दूध देती है। तो यहाँ पर देखिए काउज प्लूरल है, तो यहाँ पर वर्ब हमारा प्लूरल आ गया। तो आपको ये डाउट हो गया होगा क्लियर, ठीक है। जब कोई भी नाउन जो होगा वो प्लूरल रहेगा तो उसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगी, और अगर सिंगुलर रहेगा तो सिंगुलर वर्ब लगेगी। नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसमें यस या यस लगाया जाता है मैक्सिमम केसेस में, और वर्ब को हमेशा प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यस या यस का प्रयोग किया जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, इसलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यस या यस का प्रयोग किया जाता है। तो पहला डाउट हो गया क्लियर। अब इसके बाद दूसरा आपका था कि दूसरा था आई को पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में सिंगुलर क्यों माना जाता है। जैसे देखिए, आपने पास्ट कंटिन्यूअस जब पढ़ा होगा तो उसमें लिखा रहता है आई वाज प्लेइंग, ये सारी चीजें लिखी रहती है, प्लेइंग क्रिकेट,
मैं क्रिकेट खेल रहा था। अच्छा, बहुत सारे टेंसेस में आपने सभी टेंसेस में देखा होगा कि आई को हमेशा प्लूरल कंसीडर किया जाता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में देख लीजिए, आई के साथ एम लगता है, इसके साथ ही साथ फ्यूचर में भी इसके साथ प्लूरल वर्ब भी प्लूरल हेल्पिंग वर्ब भी लगता है। लेकिन पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वाज क्यों लगता है, वर क्यों नहीं लगता है? वर्ब लगना चाहिए क्योंकि वर्ब प्लूरल के साथ लगता है, लेकिन आई के साथ वाज क्यों लगता है, ये यहाँ पर डाउट होता है। बहुत सारे लोग बता देते हैं कि ये केवल एक नियम है, नियम को आपको पढ़ना है, लेकिन नियम के साथ ही साथ इसका इससे गहरा संबंध भी है, आप इसको जानिए पहले। देखिए, अगर सिंगुलर में अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे, क्योंकि ये पास्ट में है, यहाँ पर है पास्ट टेंस में है, और अगर हम इसको प्रेजेंट में लिखेंगे प्रेजेंट टेंस में, तो प्रेजेंट के इसमें हो जाएगा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, ये हो जाएगा यहाँ पर डाउट। देखिए, यहाँ पर हो गया आई एम प्लेइंग क्रिकेट, जो कि पूरी तरह से सही है, एंड आई के साथ लग रहा है और प्लूरल भी है, प्लूरल के साथ लग रहा है। अच्छा, अब यहाँ पर आई के साथ वाज इसलिए लगा है क्योंकि देखिए प्लूरल में प्रेजेंट में आई आप भी है, आई मैं भी हूँ, मतलब आई मैं भी हूँ, आई आप भी हैं, या कोई यहाँ पर हमारे पास बैठा रहेगा वो भी अपने आप को आई बोल सकता है प्रेजेंट में। लेकिन पास्ट में क्या होता है, पास्ट में आप हमेशा सिंगुलर ही रहेंगे, क्योंकि कोई भी काम आप कर रहे थे तो उस समय तो आप ही वो काम कर रहे थे। देखिए, ये बहुत डीप है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया तो एक बार ध्यान से सुनिए। जब पास्ट में कोई काम होता है तो उसको करने वाले जो आप थे, आई यानी मैं था, वो हमेशा वहाँ पर सिंगुलर ही काउंट किया जाएगा, क्योंकि अब हम प्रेजेंट से पास्ट में जाकर उसको कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आई वो बनकर वहाँ पर जाकर बोल दे। जैसे मैंने कहा मैं क्रिकेट खेल रहा था, तो अब यहाँ प्रेजेंट में से कोई पास्ट में जाकर ऐसा नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि मैं क्रिकेट खेल रहा था ये मैंने बताया है, इसलिए मैं यहाँ पर सिंगुलर था। यहाँ से कोई प्रेजेंट से पास्ट में जाकर ये नहीं कह सकता कि मैं क्रिकेट खेल रहा था, क्योंकि यहाँ प्रेजेंट पर जितने भी लोग बैठे हैं वो खुद को आई मान सकते हैं, लेकिन पास्ट में जाकर वो खुद को आई नहीं मान सकते, क्योंकि उसको टाइम ट्रेवल करना पड़ेगा, जो कि अभी तक संभव नहीं हो पाया। लेकिन अगर आप प्रेजेंट में रहेंगे तो प्रेजेंट में जैसे मैंने कहा आई एम प्लेइंग क्रिकेट, तो यहाँ पर प्लूरल वर्ब अगर लगा है तो कोई भी बदल सकता है। जैसे तुरंत मैंने कहा आई, तो कोई मेरे सामने बैठा है वो भी कह सकता है आई, या आप भी तुरंत कह सकते हैं आई। तो यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के यहाँ पर प्लूरल का एक फॉर्म क्रिएट हो गया। आपने कहा, मैंने कहा, इसने कहा, उसने कहा, सभी ने यहाँ पर कह दिया, तो आई यहाँ पर प्लूरल हो गया। इसलिए प्रेजेंट वाले टेंसेस में जो होता है आई को हमेशा क्या माना जाता है, सिंगुलर प्लूरल माना जाता है यहाँ पर प्लूरल। लेकिन यहाँ पर जो ये काम हो रहा था वो काम हमेशा सिंगुलर पर्सन ही कर रहा था। अब आई के साथ कई टेंसेस में हैड लगा रहता है। उसमें देखिए पास्ट में, देखिए पास्ट में फिर टेंस में सहायक क्रिया रहता है डिड, जब भी निगेटिव है इंट्रोगेटिव आता है। इसके बाद कंटिन्यूअस में वाज और आता है, वाज ने बता दिया। इसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूअस, परफेक्ट में क्या होता है, हैड आता है। देखिए वहाँ पर तो सहायक क्रिया नहीं, हैड ही सिर्फ है, हैड ही सबके साथ लगता रहता है, ठीक है, क्योंकि हैड प्लूरल सिंगुलर दोनों काम कर देगा। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड भी लगता है, इसलिए वहाँ पर दो सहायक क्रिया नहीं लाई गई, नहीं तो वहाँ पर भी सिंगुलर और प्लूरल बदलना पड़ता और आई के साथ वहाँ पर सिंगुलर ही लगाना पड़ता, ठीक है, इसलिए हैड वहाँ पर लग जाता है। तो इसीलिए आप याद रखिए। तो ये वाला डाउट हो गया क्लियर। इसलिए मैं वाले डाउट पर चलते हूँ। देखिए खिलवाड़ नहीं इंग्लिश में हर चीज़ नियम पर होते हैं, सभी चीज़ों का नियम है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको लगेगा कि गलत है, ऐसे है वैसे है, लेकिन सारी चीज़ें क्या है उसमें छिपी हुई हैं, डिफरेंट चीज़ें हैं। इसके बाद तीसरा टॉपिक क्या था, वाई वी डोंट मेक पैसिव वॉइस ऑफ। देखिए हम पैसिव वॉइस क्यों नहीं बनाते। जैसे आपने पढ़ा होगा कि जब पैसिव वॉइस आप पढ़ते हैं तो केवल 8 टेंसेस का पैसिव वॉइस बनता है, उसमें 4 प्रकार के टेंस जो होते हैं उनका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। जैसे पहला होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, दूसरा होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तीसरा होता है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, और चौथा होता है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। तो देखिए इसमें क्या होता है ना कि देखिए जब भी पैसिव वॉइस बनाया जाता है, पैसिव वॉइस बनाने के लिए क्या किया जाता है कि जो यहाँ पर देखिए मेन होते हैं हेल्पिंग वर्ब को भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। हेल्पिंग वर्ब बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने जब पढ़ा होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, उसमें जब उसका पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो वहाँ पर जो उसका सहायक क्रिया रहता है वो उसमें कंटिन्यूअस सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रेजेंट कंटिन्यूअस वाला सहायक क्रिया प्रयोग किया जाता है। जैसे आई स्टडी, और इसके बाद यहाँ पर लिखा है इन द स्कूल, आई स्टडी इन द स्कूल, मैं स्कूल में पढ़ता हूँ।
तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसका जब पैसिव वॉइस बनाया जाता है तो इसका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सहायक क्रिया इज एम आर लिया जाता है, उसी के हिसाब से बनाया जाता है। और इसके बाद जब प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस आता है उसका बनाने के लिए पैसिव वॉइस आप वहाँ पर बी का प्रयोग कर देते हैं। बी उतना डिटेल में नहीं बता रहे हैं, ठीक है, आप इसको समझिए, आप टेंस के बारे में जानकारी होनी चाहिए। और जब आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बनाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चूंकि सहायक क्रिया हैज और हैव होती है, और उसको अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया लेकर उसमें बीन लगा दिया जाता है, उसका बना दिया जाता है क्या, पैसिव वॉइस। लेकिन जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की बात आती है तो वहाँ पर सहायक क्रिया की कमी हो जाती है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में ऑलरेडी आता है वहाँ पर हैव बीन, हैज़ बीन। तो यहाँ पर अब एक अलग प्रकार की सहायक क्रिया उसमें जोड़ने का क्या अर्थ हो जाएगा कि यहाँ पर कोई नई सहायक क्रिया उसमें जोड़ना पड़ जाएगा, जो कि उचित नहीं होगी। इसलिए क्या किया जाता है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का जो होता है वो पैसिव वॉइस नहीं बनाया जाता है। जैसे कि देखा आपने यहाँ पर जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था तो उसका सहायक क्रिया उसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का बीन लेकर इसमें बना दिया गया, लेकिन उसके पास तो ऑलरेडी बीन है, यानी कि हैज बीन और हैव बीन है, तो उसमें कोई और बीन नहीं जोड़ा जा सकता है या कोई और भी सहायक क्रिया उसमें ऐड नहीं की जा सकती, इसलिए उसको छोड़ ही दिया गया है, ठीक है, उसको छोड़ दिया गया है। यहाँ पर और ज़्यादा बहुत खास रीजन नहीं। इसी प्रकार से पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस क्यों है ये जानिए आप। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, लेकिन फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का भी नहीं बनता है। जैसे कि यहाँ पे आपने देखा होगा कि जब भी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का बनाया जाता है पैसिव वॉइस, तो उसमें सहायक क्रिया लेने के लिए फ्यूचर कंटीन्यूअस की सहायक क्रिया बी चुन ली जाती है। तो इसमें क्या रहता है, आई शैल ईट द मैंगो, तो इसका बन जाता है द मैंगो विल बी ईटन बाय मी, यानी कि विल तो इसमें ऑलरेडी शैल और विल होता है, लेकिन यहाँ पर कंटीन्यूअस से बी का प्रयोग यहाँ पर लाके कर दिया जाता है, तो और यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा के एडजेक्टिव लिख दिया जाता है। लेकिन अब फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में क्या होगा, उसके पास ऑलरेडी बी है, तो वहाँ पर जब बी है तो आप उसमें बीइंग नहीं जोड़ सकते हैं, क्योंकि कोई भी कंटिन्यूअस टेंस होता है तो उसको बनाने के लिए वहाँ पर बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है, सहायक क्रिया लगाकर बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे कि लिखा रहता है आई एम ईटिंग द मैंगो, तो उसका बन जाता है द मैंगो इज बीइंग ईटन बाय मी, बीइंग का प्रयोग कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर बी ऑलरेडी है, तो क्या आप यहाँ पर लिखा रहेगा, जैसे कोई टेंस लिखा है आई विल बी ईटिंग द ग्रेप्स, लिखा आई विल बी ईटिंग द ग्रेप्स, तो इसका अगर आप पैसिव वॉइस बनाने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि लिखा रहेगा द ग्रेप्स विल बी बीन ईटन बाय मी। तो यहाँ पर देखिए बी का दो रूप यहाँ पर आने लगा है, तो बी का दो रूप हम नहीं लिख सकते, इसलिए क्या किया गया है, इस टेंस को छोड़ ही दिया गया है कि यहाँ पर सहायक क्रिया का अभाव हो रहा है, क्योंकि इसके पास बी ऑलरेडी है, इसमें बीइंग लगाने का कोई भी फायदा नहीं है, लाभ नहीं है। तो ये इसका छोटा सा रीजन है, बहुत ज़्यादा भारी रीजन नहीं है इसको छोड़ने का, ठीक है। तो अगर ये चीज़ें समझ में आई होगी तो आप माइंड लगा रहे हैं, अगर नहीं समझ में आ रही तो आप माइंड नहीं सोच रहे हैं, आप इसको फिर से देख सकते हैं, ठीक है। कितना बड़ा अभी 13। चलिए अभी तो टाइम बताइए, छोटा छोटा, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं जाए आप। इसके बाद चौथा क्या था आपका, चौथा था वाई कांट बी यूज आर्टिकल, वाई कांट बी यूज आर्टिकल बिफोर नेम्स, हम अपने नामों के आगे आर्टिकल क्यों नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा नाम यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, जैसे हमारा नाम रोहित लिखा है, तो इसके आगे हम दी क्यों नहीं लगा सकते हैं, या ए या एन क्यों नहीं लगा सकते हैं, ये नहीं लगाया जाता है क्योंकि ग्रामर का नियम है। क्यों नियम है ये जानिए आप, इसका कारण क्या है। देखिए सबसे पहले तो जानिए कि ए एन का प्रयोग होता कहाँ है, दा का प्रयोग होता कहाँ। देखिए ए एन किसी एक इंडिविजुअल चीज़ को दर्शाने के लिए होता है, लेकिन वो क्या होती है, इंडिफिनिट होती है, मतलब इसकी बहुत सारी मात्रा होती है। जैसे लिखा रहेगा एन एप्पल, आ मैंगो, अब एक आम की बात कर दी गई है तो केवल एक ही आम थोड़ी ही है, आम बहुत सारे हैं, लेकिन उसमें से एक आम जो है लिया गया है। एन एप्पल, एप्पल बहुत सारे, उसमें से एक एप्पल ले लिया गया है। तो यहाँ पर एक इंडिविजुअल चीज़ के बारे में बात की जाती है, लेकिन उसकी और बहुत सारी मात्रा होती है, वो इंडिफिनिट चीज़ होती है। दा का प्रयोग किसी खास प्रकार की चीज़ के लिए किया जाता है, जिसको आप इंगित करना चाहते हैं, आप जिसको तरफ संकेत करना चाहते हैं, जिसको आप पार्टिकुलर मानते हैं, ठीक है, उसके लिए आप यहाँ पर दा का प्रयोग किया जाता है। या तो कोई चीज़ बहुत यूनिक रहती है, जो चीज़ें केवल एक ही मात्रा में रहती है, मतलब केवल एक ही रहती है, यूनिक रहती है, और साथ ही साथ वो बहुत प्रसिद्ध रहती है, उसके सामने आप दा का प्रयोग कर सकते हैं। तो देखिए अब जो हमारा नाम होता है,
जैसे हमारा नाम यहाँ पर लिखा हुआ है, तो चूंकि यहाँ पर ये जो हमारा नाम है बहुत सारा तो नहीं है। अब नाम तो आप सोचे कि अरे आपका नाम रोहित है, किसी का नाम और होगा रोहित, किसी का नाम और होगा, वो ठीक बात है, लेकिन उसकी पर्सनैलिटी तो एक ही है। ये पर्सनैलिटी अलग है, जो इसी नाम का दूसरा कोई व्यक्ति होगा इसकी पर्सनैलिटी अलग होगी। तो उसके आगे आप ए और एन तो बिल्कुल नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ए एन केवल उन्हीं के आगे लगाया जाता है जो बहुत सारे मात्रा में होते हैं, इंडिफिनिट होते हैं, निश्चित होते हैं, जिसके बारे में पता नहीं होता है, उसमें से एक कोई ले लिया जाता है। तो अगर मेरे ही जैसा पूरे बहुत इंसान होंगे, बहुत यहाँ पर बिखरे होंगे इधर से उधर, तो वहाँ पर ए एन का प्रयोग किया जा सकता है, जिसे कहा जाएगा अरोहित, एक रोहित, मतलब बहुत सारे रोहित थे बिल्कुल मेरे ही जैसे, मेरे सिर्फ नाम उनका, मेरी पूरी पर्सनैलिटी उसमें से लिया गया है, तब ए का या एन का प्रयोग किया जाएगा। जबकि ऐसा नहीं है, मेरी खुद की एक पर्सनैलिटी, आपकी खुद की एक पर्सनैलिटी, आप एक इंडिविजुअल जो आप हैं वो आप एक ही हैं, आपके जैसा कोई दूसरा नहीं है। अगर आपका शक्ल भी दूसरे से मिलेगा फिर भी आपकी पर्सनैलिटी क्या है, अलग है, आप अलग हैं, ठीक है। तो एन तो नहीं लगाया जा सकता, दा क्यों नहीं लगाया जा सकता, दा इसलिए लगाया जा सकता है ना, क्योंकि ये जो हमारा नाम है या कोई आपका नाम है तो उतना ज़्यादा प्रचलित नहीं है, उतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर लिखा होता बॉय, बॉय, तो बॉय के आगे दी लगाया जा सकता है, दी बॉय, क्योंकि यहाँ पर लड़का या लड़कों की बात होगी, जितने भी लड़के होंगे उन सभी की बात हो गया कि ये लड़की नहीं है या कोई जानवर नहीं है, बल्कि क्या है, वो एक लड़का है। तो एक खास प्रकार की चीज़ की तरफ इंगित कर दिया गया, और ये पूरे दुनिया में सभी जानते हैं कि लड़के कौन होते हैं और लड़कियां कौन होती है, ये सभी को पता होता है। लेकिन अगर मेरे बारे में इंडिविजुअली ऐसे नॉर्मली पूछ लिया जाएगा तो किसी के बारे में उतनी जानकारी नहीं होगी, इसलिए इसके आगे दा का प्रयोग आप नहीं कर सकते। अगर आप करना चाहते हो तो आपको बहुत ज़्यादा उच्च व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा पॉपुलर होना पड़ेगा, दुनिया में सभी लोग जान जाएं, तभी आप लगा सकते हैं अपने नाम के आगे दा। सभी लगाएंगे तब मतलब उसको ग्रामेटिकली सही माना जा सकता है, अंतः ग्रामर आपको कभी भी अलाउ नहीं करता कि आप लगाएं। अगर आप लगा रहे हैं तो आप खुद की शौक की वजह से लगा सकते हैं कि आप क्या है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप बहुत ज़्यादा खास है, तो उसके आगे आप दा लगा सकते हैं खुद, या आप किसी से लगवा भी सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकली वो बिल्कुल क्या है, गलत है, ठीक है। इसके बाद आ जाता है पांचवा टॉपिक, उसके बाद छठा, इस बात को कर देते हैं वीडियो को एंड। पांचवा क्या था इसमें, व्हाई कांट वी यूज आर्टिकल्स, इसमें पांचवा नहीं था, ये तो चौथा था ना, ये पांचवा था, चौथा वाला था। स्पेलिंग सारे तो डिफरेंट है। अच्छा, स्पेलिंग जो होते हैं वो बहुत सारे डिफरेंट के होते हैं, और कहीं कहीं पर साइलेंट के होते हैं, ये चीज़ जान लीजिए। जैसे आप कहीं पर लिखा रहता है, मान लिया लिखा है नॉलेज, नॉलेज, अच्छा वहाँ पर आप पूछेंगे कि ये तो के से स्टार्ट है, लेकिन यहाँ पर नॉलेज का स्पेलिंग लिखने के लिए NOWLEDG ऐसे भी लिखा जा सकता था। अब यहाँ पर देखिए दो चीज़ें यहाँ पर साइलेंट है, यहाँ पर डी और के क्या है, साइलेंट है। अच्छा, साइलेंट क्यों किया गया है, आप पहले ये चीज़ें जानिए कि देखिए जितनी भी लैंग्वेज यहाँ पर अभी उपस्थित है, सबसे ज़्यादा वर्ड केवल एक लैंग्वेज में है, और वो क्या है, इंग्लिश है। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स हैं, अनगिनत वर्ड्स हैं, इसमें सबसे ज़्यादा वर्ड्स हैं, किसी भी और दूसरे सब्जेक्ट में इतने वर्ड्स नहीं है। तो देखिए वर्ड्स की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि उनको पार्टिकुलर करने के लिए, उनको एक इंडिविजुअल अलग बनाने के लिए यहाँ पर कुछ साइलेंट वर्ड्स का प्रयोग किया गया है, ठीक है। आप थोड़ा दिमाग लगाइए, ऐसे नहीं, अगर ऐसे भी लिख दिया जाएगा ना कि NOWLEDG, तो उसका कुछ ना कुछ स्पेसिफिक मीनिंग निकल जाएगा। अगर आप उस पर जाकर लिखेंगे तो उसका कोई ना कोई स्पेसिफिक मीनिंग निकल जाएगा यहाँ पर। तो देखिए उसको अलग बनाने के लिए, डिफरेंट बनाने के लिए यहाँ पर क्या किया जाता है, साइलेंट वर्ड्स का प्रयोग किया जाता है। जब वर्ड साइलेंट हो जाते हैं तो उसकी एक इंडिविजुअलिटी हो जाती है, उसकी एक अलगाव, एक पहचान बन जाती है। जैसे मान लीजिए आप कोई भी व्यक्ति, आपके जैसा बहुत सारे लोग होते हैं, कभी कभी एक पार्टी में पहुंच जाते हैं, एक ही जैसे पूरी तरह कपड़े एक ही जैसे पहने रहते हैं, लेकिन अगर आपको उसको पहचानना है तो आप कैसे पहचानेंगे? पहचानने के लिए आप उसमें कुछ खासियत डाल देंगे, किसी में थोड़ा सा डिफरेंट डाल देंगे, तभी तो इंडिविजुअल चीज़ें क्या हो जाएंगी, पता हो जाएंगी, ठीक है। तो जैसे आप मान लीजिए कोई भी जानवर है, एक ही जैसे सभी हैं, तो आप कैसे पहचानेंगे? उसमें कुछ ना कुछ आप चिन्ह लगा देंगे कि ये चीज़ अलग है, ये चीज़ अलग है, तभी उसको आप पहचान सकते हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी मात्रा है उसमें। तो इसका मेन कारण यही था कि इसको इंडिविजुअल चीज़ को बनाने के लिए, उसको बताने के लिए यहाँ पर डी का प्रयोग और के का प्रयोग अलग से किया जाता है, ताकि ये अलग हो जाए, उसको नॉलेज पढ़ा जाए। अच्छा, इसको नॉलेज क्यों पढ़ा दिया ज़्यादा है, इसको जो लिखा है वही चीज़ें क्यों नहीं पढ़ जाती कि नॉलेज। तो ये चीज़ें देखिए, ये कोई भी लैंग्वेज जो है ना, उसको इम्प्रेसिव बनाने के लिए, इम्प्रेसिव या उसको अलग बनाने के लिए, सही बनाने के लिए, या अपने खुद के नियम को फॉलो करने के लिए उसमें क्या किया जाता है, इम्प्रेसिव
यानी कि आकर्षित उसको बनाने के लिए, ताकि लोगों का आकर्षण उस पर बढ़े, इसलिए क्या किया जाता है, उसमें अलग से साइलेंट वर्ड कह दिया जाता है और साथ ही साथ उसमें थोड़ी सी विचित्रता लाई जाती है, थोड़ा सा अलगाव लाया जाता है, ताकि वो चीज़ें क्या हो, सही हो। अच्छा, आप इसको एक बार खुद से रियलाइज़ करेंगे, तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो खुद से पढ़ने के बाद आपको ये चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगेंगी और आपको याद भी हो जाएंगी। तो ये चीज़ें आपके माइंड के अकॉर्डिंग बनाई जाती है कि आपके माइंड को क्या अच्छा लगता है, क्या चीज़ें आपके माइंड में जल्दी से चली जाती हैं। तो एक प्रकार की क्यूरियोसिटी बनी रहती है कि आखिर ये चीज़ें कैसी हैं और इनको क्यों ऐसा किया गया है। तो साइलेंट वर्ड करने का मतलब यही था कि उसकी इंडिविजुअलिटी अलग हो जाती है और क्या किया जाता है, और जो इसमें उच्चारण जो किया जाता है उसको इंप्रेसिव बनाने के लिए उसका उच्चारण अलग कर दिया जाता है। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं लास्ट वाला। तो देखिए कहीं पर आपको स्ट्रक्चर इंग्लिश में जो होता है बहुत अलग देखने को मिल जाता है। ठीक है, स्ट्रक्चर देखिए इंग्लिश का स्ट्रक्चर होता है, कहीं कहीं पर आपको बहुत स्ट्रेंज या बहुत ज़्यादा विचित्र देखने को क्यों मिल जाता है। देखिए कहीं कहीं इंग्लिश आप पढ़ते रहते हैं, नियम आप पूरी तरह से फॉलो होता रहता है, आपको पढ़ने में मजा भी आता है, लेकिन कहीं कहीं पर क्या होता है, कुछ नियम टूटने लगते हैं। जैसे कि कहीं कहीं पर आपको एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, एक्सेप्शन देखने को मिल जाता है, अलग से उसमें क्या किया जाता है, एक्सेप्शन जोड़ दिया जाता है, अपवाद जोड़ दिया जाता है, क्योंकि नियम का फॉलो नहीं करता है। ऐसा क्यों किया जाता है, देखिए क्योंकि अपने लैंग्वेज की सुंदरता बनाए रखने के लिए, उसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए, उसकी ब्यूटी को बनाए रखने के लिए, उसमें क्यूरियोसिटी जगाए रखने के लिए, श्रोता के सुनने वाले और पढ़ने वाले के लिए है, ताकि उसमें उसकी रुचि बनी रहे, उसको पढ़ता चला जाए, उसको और सीखना चाहे, उसको और समझना चाहे। इसलिए इंग्लिश को इसी प्रकार से डिजाइन किया गया है, ताकि उसमें आपकी जिज्ञासा बढ़ती रहे, आप उसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते चले जाएं, आप उसके नियमों को समझें, आप उसको याद करें। इसलिए वहाँ पर एक्सेप्शन डाल दिया जाता है कि ये चीज़ें जो है इसका फॉलो नहीं किया जाता है। अच्छा, अगर सभी चीज़ें नियम पर चलने लगेगी, जैसा नियम बनाया रहेगा, तो उससे जल्दी जल्दी वो क्या हो जाएंगी, सब कुछ बहुत नॉर्मल हो जाएगी, उसमें आपकी क्यूरियोसिटी खत्म हो जाएगी। इससे कोई चीज़ें बहुत जब सामान्य हो जाती है, तो सामान्य होने के बाद वो चीज़ें आपको उतना प्रभावित नहीं कर पाती हैं, आपको उतना अच्छी नहीं लगती हैं। जैसे एक ही प्रकार की वीडियो आप देखते रहते तो आपको बोरिंग फील होने लगता है, लेकिन जब उसमें कुछ नया नया आपको मिलता रहता है, तो आपके अंदर की क्यूरियोसिटी जो होती है बढ़ती रहती है। तो इसी प्रकार से इंग्लिश को डिजाइन किया गया, ताकि आप कुछ सीखते रहें, लेकिन आपको फिर भी ऐसा लगे कि अभी हमने बहुत कुछ मतलब अभी हमको बहुत कुछ सीखने बाकी है, अभी हम बहुत कुछ से सीख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से वीडियो यहाँ पे कर देते हैं एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।